Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economic subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं स्ट्रेटजी का डिस्कशन, यानी कि जो हमारा एस्टेट दिसंबर 2024 का पेपर होने वाला था वो आप सभी को पता है कि उसका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन रिवाइज डेट शीट की एग्जाम कब होगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हम एक अजम्पशन लगा के चले कि एग्जाम कब तक होगा, कब तक होने के उसके प्रोबेबिलिटी चांसेस है। तो भाई देखो, हमारा एग्जाम होगा 15 दिसंबर के बाद, कभी भी हो सकता है, क्योंकि देखो जो हमारा अभी एग्जाम होना था वो होना था 7 और 8 दिसंबर को होना था। हम बात कर रहे हैं एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स लेवल 3 का जो हमारा एग्जाम होता है, तो लेवल 3 का जो एग्जाम है पीजीटी लेवल का वो होना था 7 दिसंबर को। तो एग्जाम हो गया हमारा पोस्टपोन। अब 15 दिसंबर को एग्जाम नहीं होगा क्योंकि 15 दिसंबर को है सीटेट, तो दोनों एग्जाम क्लैश नहीं हो सकते क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है सीटेट का भी एग्जाम देते हैं। तो 15 दिसंबर के बाद जो भी अपकमिंग डेट होगी, 20 दिसंबर, 22 या 23 दिसंबर, जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा, तो आपका एग्जाम हम एक मोटे तौर पर मानकर चले तो दिसंबर के लास्ट में और जनवरी की फर्स्ट वीक शायद हो सकती है। वैसे तो ये दिसंबर के लास्ट तक कंडक्ट करवा लेंगे, दिसंबर के लास्ट तक आपका एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा है। मे भी हो सकता है जनवरी का फर्स्ट वीक आ जाए, ठीक है, उससे ज्यादा लंबा ये टाइम नहीं खींचेंगे। तो भाई हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, स्ट्रेटेजी, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, मतलब कि इस टाइम पर मोटे तौर पर हम मानकर चले तो हमारे पास कितने दिन बचते हैं। हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए 20+ डेज को हम मानकर चलते हैं, कितने, 20+ डेज को, ठीक है। तो 20+ डेज के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई आप सभी को पता है कि हमारा जो सिलेबस है किसका, एस्टेट का, वो क्या हुआ है, रिवाइज्ड हुआ है, अपडेटेड हुआ है। तो लास्ट 2023 में हमारा सिलेबस अपडेट हुआ था, तो आप सभी ने सिलेबस को अपने अभी तक तो कंप्लीट कर लिया होगा, मतलब कि आप अपने सिलेबस से गो थ्रू हो चुके होगे। भाई अगर जिस बच्चे के पास, जिस स्टूडेंट के पास सिलेबस का पीडीएफ नहीं है, अपडेटेड सिलेबस है जो, उसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो सिलेबस आपने कवर कर लिया, अब बात आती है सिलेबस के बाद और आगे का हम कैसे करें। आपने सिलेबस कर लिया, अब आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, भाई स्टूडेंट्स का क्या माइंड सेट रहता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेके। भाई एक बार पढ़ लिया सफिशिएंट है। भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम आपको मल्टीपल टाइम्स इन द सेंस कि आपको 5 से 6 बार कर लेने हैं। एक बार तो आपने सिलेबस डिस्कस किया, मतलब कि सिलेबस को कवर किया, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर को आपने पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आप क्या करोगे, डिफरेंट यूनिट्स को उठाओगे, डिफरेंट यूनिट्स की, क्योंकि हमारे जो एस्टेट का सिलेबस है उसमें मेनली 7 से 8 यूनिट आती है, ठीक है। लिमिटेड सी यूनिट है हमारी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स, यहीं से हमारे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं 7-8 यूनिट में से। तो अब सिलेबस को कर लिया, अब क्या करोगे, अब हम डिफरेंट यूनिट्स उठाएंगे, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स उठाएंगे तो क्या करेंगे, हमने सिलेबस को अपने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, पेपर्स को क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेंगे। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद अब क्या है, हम मॉक टेस्ट करेंगे। हमने जैसे माइक्रो यूनिट को कंप्लीट किया, माइक्रो यूनिट को करने के बाद हम उसकी यूनिट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, जितने भी मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज और माइक्रो की मैराथन मैंने चैनल पर अपडेट की हुई, आप देख सकते हैं। और जो माइक्रो की मैराथन है, माइक्रो की मैराथन में ही 100+ क्वेश्चन है, नियर अबाउट 100 क्वेश्चन ही है, तो वो भी आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप यूनिट वाइज क्या करोगे, यूनिट वाइज जितने भी हमारे पेपर हुए हैं, मतलब कि जितने भी हमारे पेपर हुए हैं, मॉक टेस्ट है, जितनी भी आप यूनिट्स है, जैसे कि माइक्रो है, ठीक है, मैक्रो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो भी हमारी यूनिट है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फोकस ऑन स्कोर गेनिंग यूनिट्स एंड टॉपिक्स, मतलब कि हम उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे, उन टॉपिक्स पर हम वर्क करेंगे जो स्कोर को बूस्ट करती है हमारे। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो छोटे होते हैं और एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं, मतलब कि वो सुपर श्योर मार्क्स दिलवा के जाते हैं। जैसे कि हम बात करें स्कोर गेनिंग यूनिट्स छोटी है लेकिन इजी है, और वहां से क्या है, लिमिटेड से टॉपिक है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यूनिट हो गई, पब्लिक इकोनॉमिक्स की यूनिट हो गई, हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की यूनिट होगी, इनका सिलेबस कम है, लिमिटेड से टॉपिक है, और क्या है, नंबर
अच्छे आ जाते हैं। तो उन टॉपिक्स पर, उन यूनिट्स पर फोकस करना है। तो मैंने ये तीनों यूनिट्स तो आपको बता दी। मैंने तीनों आपको यूनिट्स कौन सी बता दी? मैंने आपको बता दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इंटरनेशनल ट्रेड की, और आपको मैंने बता दी पब्लिक फाइनेंस की। ठीक है, अब इनमें से हम क्या करेंगे, जो वो टॉपिक्स है, मतलब कि उसके जो लिमिटेड से टॉपिक है, उन सभी को हम डिस्कस कर लेंगे, मतलब कि उनको अच्छे से हम कर लेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक्स की बात करें, ये तो होगी यूनिट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और पब्लिक फाइनेंस, ये 3 यूनिट क्या है, इनका जो सिलेबस है मतलब कि लिमिटेड सा है, और क्वेश्चंस भी क्या है, घूम फिर के उसी पैटर्न से, उसी टाइप से, उसी एरिया से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की। टॉपिक्स जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, आरबीआई के गवर्नर हो गए, इंपॉर्टेंट कमेटी और कमीशन हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, और फेमस इकोनॉमिस्ट हो गए, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, फेमस ऑथर्स और राइटर्स हो गए, और नोबेल प्राइज विनर्स हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं, बट हमारे सिलेबस में का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और स्टेट वालों की एक खास बात होती है कि जो सिलेबस में नहीं दिया होता, जो सिलेबस में नहीं दिया होता, वो इनको जरूर पूछना होता है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ देना है। ठीक है, तो स्कोर बूस्टर सीरीज एक चली हुई है, उसमें ये सभी टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ। फाइनेंस कमीशन हमने कर लिया है, इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स कर लिए हैं, और नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स कर लिए हैं, और अभी हम जो नेक्स्ट अपकमिंग क्लास करेंगे उसमें हम आरबीआई और आरबीआई के कौन कौन गवर्नर रह चुके हैं उसको करेंगे। ठीक है, तो यूनिट मैंने आपको बता दी, टॉपिक्स मैंने बता दिए कि ये आपको इस टाइप के टॉपिक्स पर, यूनिट पर ज्यादा फोकस करना है। देखो, माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी, ये थोड़ी सी लेंथ यूनिट्स है, और जो क्वेश्चंस का जो ज्यादा रेशियो रहता है वो इन्हीं चारों यूनिट से रहता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का जो ज्यादा रेशियो रहता है वो माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी से रहता है। ठीक है, ये 4 यूनिट तो आप अच्छे से करोगे ही, लेकिन इनमें कुछ लिमिटेड से टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिए, उनमें से ही घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये कर लिया, स्कोर गेनिंग मतलब यूनिट्स कर लिए, टॉपिक्स कर लिए। ठीक है, एक बार इनको करने के बाद, ठीक है, अब दोबारा से फिर आप कुछ टाइम आपका बचता है, आप फिर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर क्या है, आपको इतनी बार कर लेने हैं कि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार क्या है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और कई बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते, तो क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, मतलब कि मेथोडोलॉजी बोलते हैं जिसको हम, वो सेम रहती है। तो आपको एग्जाम में ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन पहले मैंने देखा हुआ है, तो आपको कम से कम 5 से 6 बार क्या देखने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कर लेना है। और प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने पूरे 2023, 2022, 2021 का करवाया हुआ है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरी सोल्यूशन, तो वो आपको मिल जाएगा। 2020 का भी एक पार्ट बन चुका है, और 19 और 18 का भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो कम से कम आपको लास्ट आपको 5 to 6 ईयर के पेपर करने हैं, लास्ट 5 to 6 ईयर के आपको पेपर करने हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूटिलाइज टाइम इफेक्टिवली विद स्मार्ट स्टडी। भाई देखो, हार्ड वर्क सभी करते हैं, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। बिल्कुल भी इस तरीके से अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना कि आपको ये लगे कि यहाँ ये काम करने से मेरा टाइम क्या है, वेस्ट हो रहा है। तो अपने इफेक्टिवली स्टडी करनी है, बिल्कुल भी माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं। तो आपको क्या है, टाइम को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, इन द सेंस कि आपको क्या है, टाइम डिवाइड करना है। क्योंकि देखो, हम इस टाइम पर बात करें 60 क्वेश्चन की, जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, 60 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, हमारे इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन आते हैं, रह गए हमारे 90 मार्क्स। 90 मार्क्स में आता है हमारा कॉमन पोर्शन, जिसमें सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जीके का पोर्शन पूछा जाता है। तो उन टॉपिक्स को भी हमें करना ही होता है, क्योंकि 90 मार्क्स का स्कोर है, 90 + 60 150 हो गया। तो 60 मार्क्स का जो आपका ये सब्जेक्टिव है, इसको आप कैसे डिवाइड करोगे? देखो, आपको क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से मेरे वीक पोर्शन है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मतलब कि कौन सी यूनिट मेरी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी यूनिट मेरी वीक है। तो भाई देखो, ये टाइम क्या है, थोड़ा टाइम है, इस टाइम पर कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसी यूनिट नहीं उठाना जिसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाए और आपको करने में बहुत टाइम लग जाए। अगर आप ऐसा टॉपिक या ऐसी यूनिट उठा लेते हो, मतलब कि उसको करने बैठ जाते हो इस कम टाइम में, तो जो ऑलरेडी आपने पीछे करा हुआ है उसमें आप लैग कर जाओगे। ठीक है, उसमें आप लैग कर जाओगे इन द सेंस कि अगर आप नया टॉपिक, नया कोई मुश्किल टॉपिक उठा लेते हो और उसकी वजह से आपका जो पीछे का है वो छूट जाएगा। तो इसीलिए जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है, स्मार्टली उसी पे फोकस करें।
ठीक है, इफेक्टिवली टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें कि किस टाइम आपको किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, और जो हमने मॉक टेस्ट किए हुए हैं, मतलब कि मॉक टेस्ट किए हुए हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के, पब्लिक फाइनेंस के, इंडियन इकोनॉमी के 50-50 प्लस हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के भी किए हुए हैं। लगभग हर एक यूनिट से 70 के क्वेश्चंस अराउंड किए हुए हैं। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी में हमने 2 क्लासेस की हुई हैं, जिसमें करंट का डेटा, स्टैटिक डेटा और फैक्चुअल डेटा इंक्लूडिंग एमसीक्यू भी डिस्कस किया और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या करना है, हमें इंडियन इकोनॉमी में क्या करना है, एक तो बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट का बजट, एक इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाता है, करंट की जो कमीशन है, इंडिया के फॉरेन के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन इकोनॉमी में। करंट की डेटा की बात करें, सेंसस जो 2011 में हुआ था उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस हमारे कुछ जो स्टैटिक पार्ट है, ये तो हुआ करंट पार्ट इंडियन इकोनॉमी का, कुछ स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट जैसे कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन हो गया, पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 इयर्स प्लान हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। प्लस इंडियन इकोनॉमी से क्या पूछा जाता है, जमींदारी प्रथा, लैंड रिफॉर्म्स, और इस टाइम पर हमारे देश की कंडीशन क्या थी, गवर्नर्स के बारे में पूछा जाता है, सेंट्रल के साथ स्टेट के क्या रिलेशन है। इस तरह के क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में पूछे जाते हैं स्टैटिक पार्ट में। करंट का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, माइक्रो की। माइक्रो में क्या कौन कौन से यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, माइक्रो में सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में किस तरह से, किस किस इलास्टिसिटी से, किस किस कंडीशन से हमारी जो डिमांड है वो किस तरह से सेंसिटिव होती है, किस तरह से क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा डीप में जाते हैं। फिर कंज्यूमर बिहेवियर, ये यूटिलिटी एनालिसिस से क्या आता है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन किस सेंस में आता है, असर्शन रीजन में आता है। जो इंडिफरेंस कर्व का जो क्वेश्चन आता है वो असर्शन और रीजन में आता है, कि हमें 2 स्टेटमेंट दी होगी और पूछ लेंगे कि इसका असर्शन ये है, इसका रीजन ये है, क्या ये ट्रू है, क्या असर्शन रीजन को फॉलो करता है। इस तरह से इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन आता है। फिर एक क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, जब हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से जो बजट, जो कंज्यूमर का बजट होता है उसको हम किस तरह से प्लॉट करते हैं, और बजट लाइन पर एक गिवन इनकम में कंज्यूमर किस तरीके से इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक हो गया। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमारा लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, जिसमें हम फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली सेकंड स्टेज जो हमारी आइडियल स्टेज होती है, जहां पर प्रोड्यूसर को जो प्रोडक्शन करने में फायदा होता है, उस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉ ऑफ रिटर्न से पूछा जाता है, लॉ ऑफ रिटर्न हम लॉन्ग रन में करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं कॉस्ट एनालिसिस की, टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम पढ़ते हैं, जिसमें AR, MR, AC, MC का क्या रिलेशन है, कौन सी कॉस्ट की शेप, मतलब कि कौन सी जो कर्व है उसकी शेप U शेप की होती है, किसकी शेप S शेप की होती है, कौन सी कर्व है जो एक्सपैंड होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप किस कर्व की होती है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, उन पर मेनली आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब हमारा कॉस्ट का हो गया, यूटिलिटी एनालिसिस हो गया। अब हमें बात करनी है आइसोक्वांट कर्व। आइसोक्वांट कर्व से भी क्वेश्चन आता है, रिजलाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर हम बात करते हैं मार्केट कंपटीशन की। मार्केट कंपटीशन में से कैसे क्वेश्चन आता है, देखो लॉन्ग रन की बात करते हैं, जो AR है, MR है, उसका क्या रिलेशन होता है, मोनोपोलिस्टिक की क्या जो है, जो करेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोलिस्टिक का, ओलिगोपोली का, डुओपोली का, और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो किस तरह से प्राइस टेकर है, और मोनोपोली प्राइस मेकर क्यों है, इसकी वजह पूछी जाती है। फिर लॉन्ग रन में जो जो हमारा साइज होता है, प्लानिंग कर वो किस तरह से बनता है, लॉन्ग रन का जो शेप होता है वो किस तरह से बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गुड्स का और जो रिलेशन होता है नेगेटिव गुड्स, इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इस गुड्स की किस तरह से है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गए माइक्रो के। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हिंदी में उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और VMP वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट, AMP एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट, ये भी क्वेश्चन सुपर श्योर पूछा जाता है। तो ये हो गई हमारी माइक्रो। अब हम बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो में क्या पूछा जाता है, सबसे पहले जो मैक्रो में एस्टेट वालों का फेवरेट टॉपिक है वो है क्लासिकल वर्सेस केन्सियन, यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और जो केन्सियंस थे, उनके बीच में जो हमेशा आर्ग्यूमेंट ही रहा है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। तो क्लासिकल और केन्स के बीच में जो भी डिस्कशन रहा है, तो वो सप्लाई को लेके हो, डिमांड को लेके हो,
एक क्वेश्चन वो रिपीटेडली जो बार बार आ रहा है वो आता है जेबीसे का, कि जेबीसे ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, इस टाइप के ये कर लेना कि जो क्लासिकल्स का और केन्स का जो आर्ग्यूमेंट्स रहता है वो पूरा टॉपिक, ठीक है, वो क्या उनका रिलेशन है वो कर लेना कि किस किस टॉपिक्स पर लेकर उनके आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं। फिर आती है हमारी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम का हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, पक्का आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर। मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का, जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। ठीक है, फिर इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, दो हमें कंडीशन दे दी होगी, दो हमें कंडीशन दे दी होगी, उनमें से पूछ लेंगे कौन सी कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है या कोई भी नहीं है, इस तरह की कंडीशन दे देगी। और एक बात और ध्यान रखना, एस्टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछे जाते हैं। मेरी आप हर वीडियो में देख लेना, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एस्टेट का जब भी आप पेपर दे रहे हो, क्वेश्चन की जो सेंस होती है मोस्ट ऑफ टाइम, मैं ये नहीं करी कि सभी क्वेश्चंस नेगेटिव सेंस में पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वो नेगेटिव सेंस में पूछते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव सेंस में पूछा हुआ है या पॉजिटिव सेंस में पूछा हुआ है। फिर हमने अभी मैक्रो का डिस्कस कर लिया कि मैक्रो में हमें ये करना है, ट्रेड साइकिल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हमारा एब्सोल्यूट इनकम, रिलेटिव इनकम और परमानेंट लाइफ साइकिल इनकम, मतलब कि जो ये कंजम्पशन हाइपोथेसिस है, जो कंजम्पशन हाइपोथेसिस है, यहां से भी हमारा मैक्रो का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारा क्वेश्चन कहां से बनता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम करते हैं लोरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट कर्व, पीक्यूएलआई, एचडीआई, जीआईआई और पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ये सभी टॉपिक्स प्लस हैरो-डोमर मॉडल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिमिटेड से टॉपिक है, घूम फिर कर इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रोथ का। अब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस यानी कि पब्लिक इकोनॉमिक्स की, जिसको हिंदी में हम वित्त अर्थशास्त्र कहते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स में हमारा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, देखो बजट, बजट के क्या वेरिएशंस हैं, किस तरह से बजट एलोकेट होता है, स्टेट और जो सेंट्रल है उस तरह से उसमें बजट का एलोकेशन किस तरीके से होता है, गवर्नमेंट किस तरह से कैपिटल वर्क करती है, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेस कौन से हैं। ठीक है, और बजट किस आर्टिकल के अंदर आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस वहां से आते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, ये हमारा बजट का हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहां से आता है, एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो की थ्योरी, हेक्सर ओलिन की थ्योरी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, बीओपी, बीओटी, यहां से क्वेश्चन सुपर श्योर पूछते हैं, घुमा फिर आगे ही पूछते हैं। ठीक है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड से भी कई बार पूछ लेते हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फिर हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स की मैराथन आपको मिल चुकी है, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि किस किस सेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा एस्टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भाई 10 से 12 नंबर कम नहीं होते, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। 10 से 12 जो नंबर होते हैं एस्टेट में, मतलब स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के पूछे जाते हैं। उन 10 से 12 में 3 से 4, मतलब कि लगभग 3 से 4 आपको क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है, या तो वो आपसे क्या पूछ लेगा, डेटा दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका क्वार्टाइल रेंज निकाले। ठीक है, क्वार्टाइल रेंज निकाले मतलब कि तो आप Q3 माइनस Q1 कर दोगे, आपका क्वार्टाइल आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको क्या दिया होगा कि पूछेंगे, मतलब थ्योरेटिकल में पूछेंगे ये पोजिशनल एवरेज है या फिर ये मैथमेटिकल एवरेज है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पोजिशनल एवरेज है और कौन सा मैथमेटिकल एवरेज है। आजकल क्या है, क्वेश्चन जो पूछने की सेंस है कि पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट है, टूल है, वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। और क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछेंगे, क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछेंगे, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पूरी मैराथन स्टैट की करवाई हुई है, उसमें देख लेना, हर पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या आता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको डेटा दिया होगा और आपको क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है, ये भी मैंने करवाया हुआ है। और क्वेश्चन एक सुपर श्योर क्वेश्चन आता है, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज, कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज, जिसमें जो कोरिलेशन है हमारा -1 और +1 के बीच में वेरी करता है। जो हमारा कोरिलेशन है वो हमेशा +1 और -1 के बीच में वेरी करता है। तो जो प्रॉपर्टीज है यानी कि अजम्पशंस है कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट कोरिलेशन की, उसको अच्छे से कर लेना, वहां से सुपर श्योर क्वेश्चन बनता है।
सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन आता है, मीन मीडियन मोड से और डिस्पर्सन से आता है, स्क्यूनेस से थोड़ा बहुत आता है, मैंने करवा रखा है मैराथन में, आप देख लेना, ठीक है। स्क्यूनेस से भी आता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे स्टैटिस्टिक्स से आते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी का मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, करंट डेटा की बात करें, करंट में आएगा हमारा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस जो लास्ट 2011 में हुए थे, 2011 के बाद हमारे सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, तो सेंसस से क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट कमीशन हो गए, इंपोर्टेंट कमेटीज हो गई, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारा करंट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक जो पार्ट है, यानी कि जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, उसमें से कहां से क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लान, वहां से क्वेश्चन आता है। और हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम की जो रिलेटेड कमिटीज है, वहां से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आता है, लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जो भूमि सुधार हुए थे, वहां से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आता है इंडियन इकोनॉमी में, सेंट्रल स्टेट का क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज चलाई हुई है, ये क्वेश्चन आता है इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन और डिफरेंट डिफरेंट जो रेवोल्यूशन होते हैं, येलो रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, इन सभी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट थे टॉपिक्स, यूनिट, सभी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। भाई देखो, आपको ये माइंड सेट कर लेना है कि भाई मुझे जो एग्जाम है ना, वो इसी बार क्लियर करना है, बाय हुक और बाय क्रूक। भाई एक बार मेहनत कर लोगे, अगली बार कम से कम दूसरे एग्जाम के लिए फिर क्या है, एक आपका लेवल तैयार हो जाएगा, दूसरी बार तो मुझे इस एग्जाम में बैठना ही नहीं है, ये माइंड सेट आप कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर, तो भाई देखो मॉडल टेस्ट पेपर क्या होता है, यानी कि सैंपल पेपर, मतलब कि किस टाइप का जो पेपर है जो एग्जाम में आता है, मतलब कि हम एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एस्टेट की प्रिपरेशन, तो एस्टेट का जो पेपर आता है उसका सैंपल, मतलब कि किस टाइप से हम 60 क्वेश्चन को करेंगे, तो एक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने करवाया हुआ है, मॉडल टेस्ट पेपर 1 के नाम से, आप चैनल पर देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर और भी हम डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग क्लासेस में मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें हम सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं 60 मार्क्स को टारगेट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हाई रखेंगे, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हाई रखेंगे, ताकि क्या है, आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चन थोड़े से इजी लगे, ठीक है। तो एक बार थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस लगे वो इजी लगे, ठीक है। और भाई प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको कम से कम 5 से 6 बार कर लेना है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको ये ना लगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने देखे ही नहीं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, इतनी बार रिवीजन कर लेना कि आपको क्वेश्चंस फेमिलियर से लगे, ठीक है। अब बात करते हैं अवॉइड टाइम कंज्यूमिंग सोर्सेज, मतलब कि वो सोर्सेज जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन द सेंस मतलब कि आपको खुद एनालाइज करना है कि किन किन चीजों में, किन किन वजह से, किन किन जगह पर, किन किन कामों से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे इफेक्टिवली। आप क्या करोगे, अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे, जैसे कि आप अब जो ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, अब फोन में देखोगे, फोन में क्या है, और भी एप्स होती है, सोशल मीडिया ऐप हो गई, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सभी को क्या है, कुछ टाइम के लिए इनसे दूरी बना लेनी है। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस टाइम के लिए सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पे देना है टाइम, ठीक है। टीवी देख रहे हो, टीवी देखने से आपका टाइम वेस्ट जा रहा है, और भी कुछ लग सकता है आपको, तो भाई वो सोर्सेज जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उनको अवॉइड करना है। फिर ये सभी हमने टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये सभी हमने टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर की रिवीजन कर ली, और यूनिट वाइज क्या है, मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर लिए, एक एक यूनिट को उठा लिया, ठीक है, फिर रिवीजन कर ली। और थोड़ा सा क्या है, आपके पास आइडियल टाइम बचता है, आपने स्कोर बूस्टर टॉपिक्स को कर लिया जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो, ठीक है। प्रैक्टिस विद पॉजिटिव माइंडसेट। अब भाई कुछ स्टूडेंट्स के पास, मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आता है, मैडम एनसीईआरटी भी कर लिया लेकिन ऐसा लगता है कुछ नहीं आता। भाई पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं, भाई एनसीईआरटी सिर्फ आपका बेसिक क्लियर करती है, ठीक है। पीजीटी लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपका बेस क्लियर करेगी। अगर आप पीजीटी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये माइंड सेट करना है कि हमें एमए लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो हमने पढ़ा था उस लेवल तक का हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआरटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़िए कि यही सफिशिएंट है, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है,
वो सिर्फ आपका बेस क्लियर करेगी, ठीक है। दूसरी बात, पॉजिटिव माइंडसेट। भाई स्टूडेंट्स को क्या लगता है, एग्जाम टाइम आते आते वो इतना अपने ऊपर पीयर प्रेशर ले लेते हैं, इतना अपना माइंडसेट को नेगेटिव ले लेते हैं, दूसरों को देख देख के अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं, क्या पता होगा या नहीं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। आता उनको सब कुछ है, आता उनको सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, माइंडसेट। माइंडसेट का क्या है, सबसे जरूरी है हमें एक अंदर कॉन्फिडेंस रखना। भाई आपने अगर इस लेवल पर सभी पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया, एक पॉजिटिव माइंडसेट रख लिया, तो आपका माइंडसेट अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि दुनिया क्या है, नेगेटिव करने के लिए घूम रही है, ठीक है। तो क्यों किसी की सुननी, सिर्फ अपने आप को पॉजिटिवली क्या है अप्रोच रखो। जब तक हम मन भूमि में नहीं जीतेंगे तब तक रणभूमि में नहीं जीतेगी। तो रणभूमि में यानी कि एग्जाम क्लियर करने से पहले, उसको जीतने से पहले पहले अपने माइंड को सेट करो, पहले अपने मन को जीतो कि हाँ मैं ये कर लूंगा या मैं ये कर लूंगी, ये मैं कर सकता हूँ। जब तक हम ये माइंड सेट नहीं रखेंगे तो हमारा एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होगा। पढ़ना भी जरूरी है, माइंडसेट भी जरूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट भी जरूरी है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तभी आप एग्जाम को क्लियर करोगे। आपके मन में ही नेगेटिव थॉट आ जाएंगे तो आप उस चीज को कभी भी अचीव नहीं करोगे। तो आपको क्या है, पॉजिटिवली हर चीज को लेना है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, और ये मेरे से हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इतना अच्छे से माइंडसेट कीजिए कि हाँ कि मैं इसी बार इस पेपर को क्लियर कर लूं। मुझे इसको पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, ठीक है। मुझे इसको पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है कि अब नहीं तो अगली बार से ही, अगली बार से ही, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ एक ही बारी में मैं इतनी मेहनत कर लूं कि अगली बार मैं एक अच्छे लेवल पर आ जाऊं, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ठीक है। खुद से बिलीव करोगे, ठीक है। जब आप खुद से बिलीव करोगे हाँ कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तभी आप उस एग्जाम को क्या है अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो भाई ये हमने पूरी स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लिया है। हाँ, आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए प्रैक्टिस के लिए चाहिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर 2023 से लेके 2018 तक के पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। 2023 से 2018 तक के पेपर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और सिलेबस का अपडेटेड पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।